हेलो, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि ये जो पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, ये एक मेथोडोलॉजी और एक कॉन्सेप्ट का नाम है कि जिसके अंदर किया ये गया है कि जो प्रोग्रामर्स हैं और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया गया है। कि जिसमें ये बताया जाता है, जिसमें ये सिखाया जाता है, जिसकी थ्योरीज आपसे ये कहती हैं कि आपने रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को, रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज़ को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है एज इट इज़। ठीक है? तो आपने सोचना है प्रॉब्लम डिमोइन को, जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया है, जो भी बिजनेस केस आपको दिया गया है, कि रियल वर्ल्ड में वो किस तरह का प्रॉब्लम है, कौन कौन से एक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, उनके कौन कौन से मेथड्स और एक्शंस उस प्रॉब्लम के अंदर डिफाइन हो रहे हैं, डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, उनको आपने कैप्चर करना है ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज। और इस फेज को कहा जाता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग फेज है, जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स को और क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनके मेथड्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं प्रॉब्लम डोमेन में से या प्रॉब्लम में से, जो जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ये असाइनमेंट दिया गया है या टास्क दिया गया है कि ये आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो फिर आप क्या करते हैं, जब आपके पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मेथड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्लासेस आइडेंटिफाई हो जाती हैं, उनके एक्शंस आइडेंटिफाई हो जाते हैं, देन आप फिर उसको कोड करते हैं एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को सपोर्ट करती है या आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स देती है, लाइक पाइथन, लाइक सी शार्प, लाइक जावा। ठीक है? तो कोई भी ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज, तकरीबन मोर और लेस सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं, उसके फीचर्स प्रोवाइड करती हैं कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए अपने प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से जो सॉफ्टवेयर बनता है, उसको कहा जाता है कि वो जिस डेवलपमेंट मॉडल को या जिस डेवलपमेंट मेथड को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब जब हम इस करंट एरा के अंदर हैं, इस करंट दौर के अंदर हैं, तो यहाँ पर जितनी भी अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, जितने लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एआई के अंदर बनाए जाएं, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं, चाहे वो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस बनाई जाएं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई जाएं, चाहे वेब एप्लीकेशंस बनाई जाएं या नॉर्मल विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस बनाई जाएं, तमाम की तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स को यूज़ करती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए, ऊप्स के थ्रू ही, ऊप की मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए ही डेवलप और बनाई जाती हैं जितनी भी एप्लीकेशंस हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस में फिर मैंने ये बताया था आपको कि जी, जो आपने अगर आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट्स को और क्लासेस को और उनके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को और उनके एक्शंस को, तो उसका सिंपल मेथड ये होगा कि जिस तरह से, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को रियल वर्ल्ड से ही चीज़ों को लेकर बनाया जा रहा है, तो इसमें हम सिंपली जिस तरीके से हम इंग्लिश के अंदर नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई नाउन्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, किसी भी चीज़ का कोई भी नाम जो होगा वो दैट इज़ कॉल्ड नाउन, वो हमारा पोटेंशियल क्लास बन जाएगा। ठीक है? उसको हम क्लास कह सकते हैं। फिर हमने ये बताया कि जो उस नाउन के एडजेक्टिव्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, जो उसकी क्वांटिटीज़ बताते हैं, जो उसकी आइडेंटिटीज़ करते हैं, उसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, वो सारी एट्रीब्यूट्स और सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या बन जाएंगे, वो उस क्लास की करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ या फिर एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। फिर हमने ये बताया था कि वो नाउन जो एक्शंस परफॉर्म करता है उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर या उस डेटा के ऊपर या उन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए, जो वो एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि जो वर्ब, जो जितने भी वर्ब्स होंगे उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उस क्लास से रिलेटेड, उस नाउन से रिलेटेड, वो उसके क्या बन जाएंगे, वो उसके मेथड्स बन जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज को, रियल वर्ल्ड की क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को, जिस तरह के वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको यूज़ करती है और उसके थ्रू फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जो कि मोर नेचुरल प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का।
और ज़ाहिर है जब वो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी, प्रोग्रामिंग के अंदर भी एज इट इज़ मैप हो जाता है, तो वो बड़ा फैसिनेट करता है और बहुत आसान लगता है हर प्रोग्रामर को, हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा है जैसे वो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, या वो ऑब्जेक्ट्स को इसी तरीके से आपस में इंटरेक्ट करवा रहा है जिस तरीके से एक नॉर्मल लाइफ के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर, नेचर के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन है, ये बहुत बुनियादी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का। टोटल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग की जो थ्योरी है, उसका बुनियादी और एक बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्ट करना, आपस में रिलेशनशिप फॉर्म करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप रियल लाइफ में देखें, सपोज कर लें आप एक ऑब्जेक्ट हैं, पर्सन, मैं एक पर्सन, ठीक है। मैं जब किसी रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, बाहर कहीं पे भी गया मैं रेस्टोरेंट पे, लेट्स से कि मैं एक बर्गर शॉप पे गया, वहाँ मैंने जब उनसे वेटर से कहा कि मुझे एक बर्गर चाहिए, बर्गर परचेज करना है, तो ये मेरी एक इंटरेक्शन हुई किसके साथ? वेटर के साथ, जो उस रेस्टोरेंट का वेटर था, और मेरी ये एक इंटरेक्शन हुई। फिर उसने मुझे बर्गर सर्व किया। अब ये क्या हो रहा है? ये उस इंटरेक्शन के नतीजे में, उस रिलेशनशिप के नतीजे में, उस एसोसिएशन के नतीजे में हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये फ्लो बना। मैं एज अ पर्सन जो कि कस्टमर के रोल में शिफ्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया कस्टमर के रोल में मैं, और जो उस रेस्टोरेंट का वेटर था वो एक वेटर के रोल में आ गया, वो सर्विंग के रोल में आ गया, वो सर्वर के रोल में आ गया, उसने मुझे सर्व किया। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशनशिप बना, मेरा एज ए कस्टमर, कि मैं बाय करने जा रहा हूं फूड को, जो रेस्टोरेंट हैं उनका, जो उनके जो वेटर्स, उनके जो सर्वर्स हैं, उनका मेरे साथ एक रिलेशनशिप, ये एक बन गया हमारा। ठीक, फिर पर्सन मैं ही हूं, और मैं फर्ज कर लें बीमार हो जाता हूं और मैं जाता हूं डॉक्टर के पास, तो अब मेरा रोल चेंज हो गया, अब मैं बन गया पेशेंट, और वो जो डॉक्टर क्लिनिक में बैठा हुआ है वो एक डॉक्टर के रोल में आ गया। तो हमारा आपस में एक एसोसिएशन होगी, और ट्रांजैक्शन क्या होगी हमारी, हमारे दरमियान क्या चीज एक्सचेंज होगी कि मैं उसको अपनी डिजीज के बारे में बताऊंगा और वो मुझे कुछ मेडिसिन सजेस्ट करेगा या वो मेरा ट्रीटमेंट करेगा। तो ये एक हमारी रिलेशनशिप बन गई। ठीक है, अब मैं ही पर्सन हूं, मैं जब स्कूल जाता हूं तो मेरा और टीचर का जो रिलेशनशिप बनता है वो टीचर का और स्टूडेंट का बन जाता है। यानी आप ये देखें कि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही पर्सन है, उसके रोल चेंज हो रहे हैं, और वो डिफरेंट दूसरे डोमेन्स के ऑब्जेक्ट्स के साथ स्कूलिंग सिस्टम में जाता है तो टीचर स्कूल के रिलेशनशिप में बाइंड हो जाता है। जब वो किसी रेस्टोरेंट पे जाता है तो कस्टमर और जिसे कहते हैं ना कि सर्वर के रिलेशनशिप में बाइंड हो जाता है। जब वो किसी क्लिनिक में जाता है तो पेशेंट के और डॉक्टर के रिलेशनशिप में बाइंड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इस तरह से इंसानी ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से चल रही होती है, और हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इसी तरीके से मुख्तलिफ डिफरेंट रोल्स में कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक, कोई ना कोई एट्रीब्यूट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसके ऑपरेशंस को, उन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज रिलेशनशिप्स, बेस्ड ऑन दीज ऑल मॉडल्स, बेस्ड ऑन ऑल दीज रोल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर चार टाइप की रिलेशनशिप्स पढ़ाई जाती है, या चार टाइप की रिलेशनशिप्स को कैटेगराइज किया गया है। वो रिलेशनशिप्स क्या है मैं अभी आपके सामने शो करता हूं। देखें, पहली जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं इज आ रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? इज आ रिलेशनशिप। इज आ रिलेशनशिप जो है वो इनहेरिटेंस भी कहलाती है, यानी कि एक आपके पास पेरेंट क्लास होती है, उसमें इस रिलेशनशिप के अंदर अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ये व्हीकल एक ऑब्जेक्ट है, कार भी एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन भी एक ऑब्जेक्ट है, बोट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो कार, प्लेन और बोट्स हैं, ये बेसिकली हैं तीनों व्हीकल ही। तो इनकी अगर हम जर्नल क्लास बनाएं, इनको अगर हम इन जर्नल लिखेंगे तो ये सारी क्या हैं? ये सारी की सारी क्या हैं? व्हीकल हैं। यानी कार इज अ व्हीकल, प्लेन इज अ व्हीकल, बोट इज अ व्हीकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल वर्ल्ड के अंदर व्हीकल्स एज अ जर्नल डिफाइन होती हैं टॉप लेवल पर, बट एज अ स्पेशल केस डिफाइन होती हैं कार लेवल पर भी, एज अ स्पेशल केस डिफाइन होती हैं प्लेन लेवल पर भी, एज अ स्पेशल केस डिफाइन होती हैं बोट लेवल के ऊपर भी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनहेरिटेंस फॉर्म करते हैं या जो हमारी इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर जो इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप होती है उसमें होता क्या है कि एक क्लास होती है उसको कहते हैं पेरेंट क्लास। उसको क्या कहते हैं? पेरेंट क्लास। तो यहां पर जो व्हीकल है वो क्या है? वो पेरेंट क्लास है। वो पेरेंट क्लास है। और ये जितनी भी क्लासेस हैं, कार जो है वो क्या है? वो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास। इसी तरीके से प्लेन जो है वो भी क्या है? वो चाइल्ड क्लास है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी तो आपको प्रोग्राम करना, या जब आप पाइथन के अंदर ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाएंगे या इनहेरिटेंस को अचीव करेंगे, उसको आप डेवलप करेंगे, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा अपना फोकस जो है इस थ्योरी को समझने पे करें। अगर आपको ये थ्योरेटिकली चीज़ें समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, ये आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, ये आपकी बेस एक बन गई। अब ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे जावा में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, चाहे पाइथन में कर रहे हो, चाहे सी शार्प में कर रहे हो, चाहे टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे ये कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। तो इनको एक दफा समझ लें फॉर ऑल टाइम, ठीक है? तो ये वन सोल्यूशन है फॉर ऑल पर्पस। तो हम बोट में जाएंगे तो बोट भी क्या है? चाइल्ड क्लास है। तो इसका मतलब है कार इज अ व्हीकल, इसको पढ़ते इस तरह से हैं, प्लेन इज अ व्हीकल, बोट इज अ व्हीकल। तो व्हीकल जो है वो पेरेंट क्लास है और ये कार, प्लेन और बोट्स जो है चाइल्ड क्लासेस हैं। तो जब हम इनहेरिटेंस को बिल्ड करते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर, तो इनहेरिटेंस में होता क्या है कि जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, चाहे वो कार हो, प्लेन हो, बोट हो, और भी कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर हो, तो चाइल्ड क्लासेस जो होती हैं वो पेरेंट क्लास के मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर लेती हैं अपने पास। यानी कि हम अगर चाइल्ड क्लास में होंगे तो हम पेरेंट क्लास के मेथड्स को और पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को अपने पास चाइल्ड क्लास के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनको इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, यानी कि अगर फर्ज कर लें एक प्रॉपर्टी में लिखता हूं, यहां पर एक प्रॉपर्टी लिखता हूं, एक एट्रीब्यूट लिखता हूं, एक कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं व्हीकल का, वो लिखता हूं कलर। तो इसका मतलब ये होगा ये जो कलर का एट्रीब्यूट है ये कार के अंदर भी मौजूद होगा, ये कलर का एट्रीब्यूट प्लेन के अंदर भी मौजूद होगा, ये कलर का एट्रीब्यूट बोट के अंदर भी मौजूद होगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि हम पेरेंट क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट्स रखते हैं जो तमाम चाइल्ड क्लासेस के अंदर कॉमन हों, जिनको तमाम चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट कर सकें, यूटिलाइज कर सकें रियल वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है? तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप, ठीक है? इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप के अंदर पेरेंट क्लास विदाउट चाइल्ड एग्जिस्ट कर सकती है, पेरेंट क्लास विदाउट चाइल्ड एग्जिस्ट कर सकती है। यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, अब इसकी थोड़ी सी हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, पेरेंट क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चाइल्ड क्लास। यस, इंडिपेंडेंट होती है, बट अ चाइल्ड क्लास कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट अ पेरेंट क्लास, ठीक है? तो इनकी ये एक एसोसिएशन, ये एक बॉन्डिंग होती है दोनों की, ठीक है? तो ये हमने इनहेरिटेंस में देखा। अच्छा, फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, और इसको हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ऑफ अ पेरेंट क्लास फ्रॉम पेरेंट क्लास, ठीक है? अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल नंबर वन जी, अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रहे हैं, इनहेरिटेंस को अचीव कर रहे हैं, तो इसको एजा रिलेशनशिप भी कहा जाता है इनहेरिटेंस को। जब भी कभी आपको
किसी भी थ्योरेटिकल बुक के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई बुक पढ़ रहे हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन की कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके अंदर जहां पर भी इजा का रिलेशनशिप आएगा, लिखा पाएगा कि ये दो ऑब्जेक्ट आपस में इजा रिलेशनशिप के अंदर इंटरेक्ट करेंगे, इजा रिलेशनशिप के अंदर बाइंड है, या इजा रिलेशनशिप के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या होता है? नंबर वन, पेरेंट क्लास विदाउट अ चाइल्ड एग्जिस्ट कर सकती है, बट चाइल्ड क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ पेरेंट। सेकंड ये है कि चाइल्ड क्लास क्या करती है? इनहेरिट करती है मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज को फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ठीक है, तो ये एक चीज है। अच्छा, इसके अंदर एक और इसकी जो खुसूसियत होती है, एक और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आपके पास क्या होता है कि आप रीयूजिबिलिटी होती है। फीचर्स, आप फीचर्स को रीयूज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ फीचर्स ऐसे हैं, चाहे आपने मेथड्स की फॉर्म में लिखे हैं, चाहे आपने एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में लिखे हैं, could be shared with the child class। तो जो पेरेंट क्लास है वो रीयूजिबिलिटी का फीचर प्रोवाइड करती है, फीचर्स का। वो फीचर्स जो कि पेरेंट ने अपने पास कोड कर लिए हैं, लिख लिए हैं, बना लिए हैं, वो चाइल्ड क्लास उनको इनहेरिट करके यूज कर सकती है। चाइल्ड क्लास को वो फीचर्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे कोड की रीयूजिबिलिटी या फीचर्स की रीयूजिबिलिटी का एडवांटेज भी आपको हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़े बेनिफिट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू लार्ज स्केल सिस्टम्स बनाए जाते हैं। बड़े सिस्टम्स जब भी बनाए जाएंगे, बड़ा सोल्यूशन जब भी डिजाइन किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज ना किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम, मतलब फिंगर्स पे मैंने कुछ सिस्टम अगर सुने हो कि जो टोटली फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए बनाए हुए, बट कोई सिस्टम भी, जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बगैर कोई नहीं बनता सिस्टम। ठीक है, तो वहां पे इसलिए इसको समझना, इस थिंकिंग को अपने पास डेवलप करना, इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अच्छे प्रोग्रामर बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे फिर कैसे चलेंगे? एआई के अंदर देखें, अगर जो एलएलएम्स की आपके पास जितनी भी प्रोग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जितनी भी एआई के अंदर, अगर हम जनरेटिव एआई की भी बात करें, तो जो इंटरेक्शन आपकी एजेंटिक के अंदर भी होती है, या जो भी जितनी भी सारी चीज़ें आपकी इंटरेक्शन होती है, वो सारी ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के थ्रू हो रही होती है। वहाँ सारा का सारा एसडीके पूरे का पूरा एजेंटिक का जो उन्होंने बनाया है, ओपन एआई वालों ने बनाया हो, चाहे को पायलट वालों ने बनाया हो, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हो अपना, ठीक है, फाउंड्री का, या जेमिनाई ने बनाया हो अपना, वो सारा ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, सारा इसी के सराउंड घूम रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, मैं इसीलिए इसकी थ्योरी बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये फंडामेंटल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपको ये फंडामेंटल आ जाएंगे तो फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए, आप उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर लेंगे, वहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चेंज होगा। सारे यही कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहली रिलेशनशिप कर ली, वो क्या थी? वो थी इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप। ठीक है, हमने पहली रिलेशनशिप कर ली इनहेरिटेंस की। अब पहले मैं चीजें आपको बता देता हूं कि कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है, उनके कुछ फीचर्स बता देता हूं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं रिलेशनशिप की, और वो कैसे बनती हैं और क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम इनको प्रैक्टिकली एक एक एग्जाम्पल लेके भी प्रोग्रामिंग पाइथन के थ्रू हम कोड करके देख लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। नाउ, अब हमने क्या किया कि ये पहली रिलेशनशिप हमने पढ़ ली इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लासेस से इनहेरिट कर सकती हैं, और जो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारे चाइल्ड क्लास अपने पास इनहेरिट कर सकती है, उनको रीयूज कर सकती है, उनको यूज कर सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर जो दूसरी टाइप की रिलेशनशिप है उसको कहते हैं कंपोजिशन, या इसी को हैजा रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो हैजा रिलेशनशिप हमारे पास तीन टाइप की होती है: कंपोजिशन, एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन में क्या होता है। जी, कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन एक टाइट कपलिंग होती है दो ऑब्जेक्ट्स की, दो क्लासेस की। टाइटली कपल होते हैं दोनों क्लासेस, एक क्लास दूसरी क्लास के साथ टाइटली कपल होते हैं। अगर हम इन दो क्लासेस के दरमियान ये कपलिंग खत्म कर दें तो इन दोनों का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होना रुक जाएगा। ये दोनों इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
मैं ये कहता हूं कि कंप्यूटर और सीपीयू के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये एक कंपोजिशन है। कंप्यूटर कंप्यूटर हैज अ सीपीयू, कंप्यूटर हैज अ रैम, कंप्यूटर हैज अ हार्ड डिस्क, कंप्यूटर हैज अ कीबोर्ड। अगर अगर मैं सीपीयू खत्म कर दूं, कंप्यूटर में से हटा दूं सीपीयू को, तो मुझे ये बताएं कंप्यूटर चलेगा, फंक्शनल रहेगा? कंप्यूटर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर की क्लास होगी वो कंपोज कर रही है, वो टाइटली कपल्ड है, टाइटली कपल्ड है। ये सिंबल होता है कंपोजिशन का। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन और की जो थ्योरीज की बुक हैं उनके अंदर जहां पर भी आपको ये रिलेशनशिप एक फिल्ड डायमंड सिंबल की फॉर्म में नजर आएगा, इसका मतलब है ये किसको शो कर रहा है? ये कंपोजिशन को शो कर रहा है। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है? टाइट कपलिंग। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं, जरा थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कंपोजिशन को। कंपोजिशन मीन टाइट कपलिंग। One class cannot exist without another class. A class cannot exist without another class. Another dependent class. इसको पूरा लिखें, dependent class. ठीक है, ये एक बुनियादी डेफिनेशन है कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है? टाइट कपलिंग। एक क्लास जो दूसरी डिपेंडेंट क्लास है उसके बगैर नहीं रह सकती। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टाइटली कपल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको कंप्यूटर की सीपीयू के साथ, इसी तरीके से ह्यूमन की हार्ट के साथ जो रिलेशनशिप है, ह्यूमन और हार्ट की जो रिलेशनशिप है वो भी क्या है? टाइट कपलिंग है दोनों की। अगर मैं ह्यूमन का हार्ट निकाल दूं तो ह्यूमन की लाइफ रहेगी? ये बताएं, ह्यूमन रहेगा? नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसी तरीके से हार्ट को मैं बाहर निकाल दूं ह्यूमन की बॉडी से तो हार्ट की अपनी एग्जिस्टेंस रहेगी? हार्ट भी खत्म हो जाएगा, वो भी डेड हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट, ह्यूमन और हार्ट, ये कंपोज्ड हैं। ह्यूमन हैज अ हार्ट, ओके, तो ये एक रिलेशनशिप है। ह्यूमन हैज अ ब्रेन, सिमिलरली ब्रेन और ह्यूमन की रिलेशनशिप भी कॉमन है। अगर मैं ब्रेन निकाल दूं ह्यूमन के माइंड में से तो टोटल फेलियर हो जाएगा, ह्यूमन रहेगा ही नहीं, बच ही नहीं सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता। सिमिलरली ब्रेन है, वो अगर मैं ह्यूमन के बॉडी में से बाहर निकाल दूं तो वो नहीं रह सकते। तो ह्यूमन की ब्रेन के साथ रिलेशनशिप, ह्यूमन की हार्ट के साथ रिलेशनशिप, ये टाइटली कपल है। ये कंपोजिशन है, इसको कंपोजिशन कहा जाता है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक इंटीग्रेशन में, एक टाइट इंटीग्रेशन में वर्क कर रहे हैं। कंप्यूटर हैज अ सीपीयू, कंप्यूटर और सीपीयू एक टाइट इंटीग्रेशन के अंदर वर्क करते हुए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ह्यूमन और उसका ब्रेन एक टाइट इंटीग्रेशन में वर्क करके क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ह्यूमन और उसका हार्ट आपस में टाइट इंटीग्रेशन में वर्क करते हुए क्या कर रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं। ह्यूमन को लाइफ देता है आपका हार्ट, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हार्ट का। तो अगर मैं इनको डिसइंटीग्रेट कर दूं, कंप्यूटर को डिसइंटीग्रेट कर दूं यहां से, इसमें से सीपीयू को हटा दूं, कंप्यूटर को हटा दूं, ह्यूमन में से हार्ट को हटा दें, ब्रेन को हटा दें, तो ये ऑब्जेक्ट्स आपस में ये बताएं को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंपोजिशन। ये किस रिलेशनशिप के अंदर बाइंड हुए में ऑब्जेक्ट्स जो मैंने बताए? कंप्यूटर और सीपीयू का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? कंपोजिशन कहलाएगा सर। ये हैज अ रिलेशनशिप, टाइटली कपल है, और इसको इस तरह से शो किया जाएगा, ठीक है, फिल डायमंड के स्टाइल के अंदर। फिल डायमंड का स्टाइल वहां पर रखा जाता है जो ऑब्जेक्ट कंपोज कर रहा होता है। मेजर ऑब्जेक्टिव को देखिए, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉब्लम का? कंप्यूटर बनाना है। तो कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर सारे वो कंपोनेंट्स जो कि होने चाहिए कंप्यूटर के अंदर वो हमें ऐड करने पड़ेंगे, इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे, कंपोज कराने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर कंपोज करता है, हैज अ रिलेशनशिप में होता है सीपीयू के साथ, मेमोरी के साथ, हार्ड डिस्क के साथ, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर जो है, सिमिलरली ह्यूमन ब्रेन की मैंने ह्यूमन की एग्जांपल दी। ह्यूमन एक क्लोज रिलेशनशिप के अंदर होता है, टाइट इंटीग्रेशन के साथ होता है हार्ट के साथ और ब्रेन के साथ। अब आइए एग्रीगेशन क्या होती है। ये भी हैज अ रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन, लेकिन ये
कंपोजिशन की तरह इतनी टाइट कपल्ड नहीं होती, कंपोजिशन की तरह इतनी टाइट कपल्ड नहीं होती, ये थोड़ी सी लूज कपल होती है, ठीक है। तो जो एग्रीगेशन होती है उसका सिंबल क्या होता है, अनफिल्ड डायमंड। अनफिल्ड डायमंड जो है ये एग्रीगेशन का सिंबल है। जैसे के फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दी हुई है मैंने, वैसे तो कई एग्जाम्पल्स बन सकती हैं, कि लाइब्रेरी हैज अ बुक्स, ये कंपोजिशन है या एग्रीगेशन है, ये एग्रीगेशन है सर। उसका रीजन ये है कि अगर लाइब्रेरी में से मैं अगर बुक्स को हटा दूं तो लाइब्रेरी अपनी जगह एग्जिस्ट करेगी भाई, दूसरी बुक्स भी आ जाएंगी उसकी जगह पर, ठीक है। तो लाइब्रेरी एग्जिस्ट करेगी, लाइब्रेरी खत्म नहीं हो जाएगी। अगर सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, लाइब्रेरी में से मैंने बुक्स को हटा दिया तो बुक्स भी एग्जिस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक बुक है, लेट्स से एक बुक है, वो है लेट्स से फंडामेंटल प्रोग्रामिंग इन पाइथन, लेट्स से ये बुक का नाम है, फर्ज कर लें कोई भी एबीसी बुक है। अगर वो बुक लाइब्रेरी में पड़ी हुई है तो भी मेरे लिए यूजेबल है, मैं पढ़ सकता हूं लाइब्रेरी में जाके। अगर वो लाइब्रेरी में नहीं एग्जिस्ट कर रही, लाइब्रेरी से बाहर कहीं पड़ी हुई है, किसी शॉप में पड़ी हुई है, मेरे घर में पड़ी हुई है, कहीं पर भी पड़ी हुई है, मैं उसको यूज कर सकता हूं और उससे काम कर सकता हूं। तो लाइब्रेरी का बुक के साथ जो रिलेशनशिप है वो एक एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, वो टाइट कपलिंग नहीं है लाइक अ कंपोजिशन, नहीं, कंपोजिशन नहीं है। लाइब्रेरी भी और बुक भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर उनका ये रिलेशनशिप खत्म कर दिया जाए, लेकिन कंप्यूटर और सीपीयू के अंदर कंपोजिशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, दोनों की फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। अगर इसी तरह ह्यूमन और हार्ट का जो रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन है, वो एग्रीगेशन नहीं है। सिमिलरली तो ये इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो मैं एसोसिएशन की बात करूंगा तो जी एग्रीगेशन की सॉरी बात करूंगा, तो एग्रीगेशन में क्या होता है जी, एग्रीगेशन में सर ये होता है कि कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस आर लूजली कपल्ड होती हैं, ठीक है, ये लूज कपलिंग के अंदर होती हैं, ठीक है। सो वन क्लास, so a class can exist without depending on another class। एक क्लास जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है दूसरी क्लास पर डिपेंड किए बगैर, ठीक है। तो ये जैसे कि लाइब्रेरी भी एग्जिस्ट कर सकती है बुक्स के बगैर और बुक्स भी एग्जिस्ट कर सकती है लाइब्रेरी के बगैर, दोनों अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे अगर ये आपस में एग्रीगेशन इनकी खत्म भी कर दी जाए, तो ये लूज कपलिंग है। एक और एग्जांपल क्या हो सकती है लूज कपलिंग की, कि जी टीम हैज प्लेयर्स। आपने देखा होगा कि एक टीम होती है उसके अंदर प्लेयर्स है ना बहुत सारे, लेट्स से रोनाल्डो है, बहुत जबरदस्त फुटबॉलर है, प्लेयर है, वो कभी अल नसर में खेल रहा होता है क्लब के अंदर, कभी वो मैड्रिड के अंदर खेल रहा होता है, कभी वो क्या कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहा होता है, तो वो तो टीम्स चेंज कर रहा होता है और उसके बगैर भी टीम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम रोनाल्डो के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है, सिमिलरली अल नसर की जो टीम है वो रोनाल्डो के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। सिमिलरली जो है वो जो आपके पास मैड्रिड की, रियल मैड्रिड की जो टीम है वो रोनाल्डो के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल हैं, रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन है दोनों की, टीम हैज अ प्लेयर है, टीम के अंदर प्लेयर्स होते हैं, बट टीम और प्लेयर जो है वो आपस में लूजली कपल्ड है, टाइटली कपल्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक प्लेयर को निकाला तो टीम की फंक्शनैलिटी खत्म हो गई, टीम आगे खेल ही नहीं सकती, नहीं ऐसा नहीं है, टीम खेल सकती है और प्लेयर्स आ जाएंगे। तो ये आपस में इनका क्या है, लूजली कपलिंग का रिलेशनशिप है, यानी कि ये एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, हैज अ रिलेशनशिप है ये भी, बट लूजली कपल्ड है। सिमिलरली स्कूल्स एंड टीचर्स का है, एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, अगर एक टीचर छोड़ के चला जाए तो क्या स्कूल नहीं चलेगा, स्कूल तो चलेगा, स्कूल तो अपनी जगह कायम है। तो स्कूल का और टीचर्स का जो रिलेशनशिप है ये लूजली कपल्ड है, ठीक है, जिस तरह टीम का और प्लेयर का रिलेशनशिप है। एक टीचर है वो कभी एक स्कूल में पढ़ा रहा है, परसों एक साल के बाद वो किसी और स्कूल में पढ़ा रहा है, 3 महीने के बाद किसी और स्कूल में पढ़ा रहा है, 4 महीने के बाद किसी और, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो जब टीचर अपना स्कूल चेंज करता है या शिफ्ट करता है तो स्कूल की फंक्शनैलिटी रुक जाती है, नहीं रुकती स्कूल की फंक्शनैलिटी, स्कूल अपनी जगह पर ही रहता है।
तो ये जो रिलेशनशिप है ये लूजली कपल्ड रिलेशनशिप है। सिमिलरली एसोसिएशन, एसोसिएशन में तो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता, लेकिन हमने आपस में इंटरेक्ट कराना है। अभी एसोसिएशन के एग्जांपल मैंने आपको दी स्टार्ट के अंदर ही, मैंने ये कहा कि मैं एक पर्सन हूं, मैं डिफरेंट रोल्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रियल वर्ल्ड के कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कर रहा होता हूं या बात कर रहा हूं। तो जब मैं रेस्टोरेंट पे जाता हूं तो मैं कस्टमर बन जाता हूं, जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो मैं पेशेंट बन जाता हूं, जब मैं स्कूल में जाता हूं तो मैं स्टूडेंट बन जाता हूं। तो ये मेरे एक ही पर्सन एक ही है, उसके रोल चेंज हो रहे हैं, उसकी एसोसिएशंस चेंज हो रही हैं। तो ये एसोसिएशन कहलाती है। एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, ये भी लूज कपलिंग होती है। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स एंटायरली इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन अगर हमने आपस में उनको इंटरेक्ट करवाना है, आपस में उनकी कम्युनिकेशन करवानी है, तो हम एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एसोसिएशन का रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया डॉक्टर्स एंड पेशेंट का रिलेशनशिप है, जैसे मैंने आपको बताया कि जी ड्राइवर और व्हीकल का रिलेशनशिप हो सकता है। एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, एक कार है, उसको कई ड्राइवर चला सकते हैं। मैं जब अपनी गाड़ी चलाने के लिए जाता हूं तो मैं अपना रोल चेंज करता हूं ना, मैं फिर ड्राइवर बन जाता हूं, मैं ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हुआ होता हूं, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूं, तो ये मेरा एक रोल चेंज हो गया। अगर लेट से मेरा कोई ब्रदर है, मेरी कोई सिस्टर है, वो जब गाड़ी चलाने के लिए आएंगी तो वो ड्राइवर बन जाएंगे, वो ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, ज़ाहिर है उन्होंने चलानी है ना फिर गाड़ी। तो ड्राइवर का और व्हीकल का रिलेशनशिप भी आपस में क्या है, वो लूजली कपल्ड है, वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। अगर किसी गाड़ी के अंदर कोई ड्राइवर बैठा हुआ ना हो तो क्या कार या व्हीकल अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगी? क्या कार एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्या व्हीकल एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट ड्राइवर? नहीं, ऐसा नहीं होता। ड्राइवर इज जस्ट अ रोल, जस्ट एन ऑब्जेक्ट जो कि कार की यूटिलिटी को यूज करता है, कार की फैसिलिटी को यूज करता है, और क्या है कि वो आपको ड्राइविंग की फैसिलिटी देती है, आपको मूव करवाती है एक जगह से, ट्रांसपोर्टेशन करवाती है आपकी एक जगह से एक दूसरी जगह पर। सिमिलरली ऑथर्स का और बुक्स का जो रिलेशनशिप है वो भी इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी बुक्स में अगर ऑथर ना रहे तो क्या बुक की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, क्या बुक्स का फंक्शन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। सिमिलरली अगर बुक्स जो है वो खत्म हो जाए तो क्या ऑथर का फंक्शन खत्म हो जाएगा, या ऑथर का ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा, या ऑथर कोई अपना और कोई बुक नहीं लिख सकता? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये आपस में एसोसिएशंस की जो रिलेशनशिप है एसोसिएशन की, उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट। तो हमने ये देखा कि ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं। पहली रिलेशनशिप हमने पढ़ी इज अ रिलेशनशिप, जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहलाती है ये भी, जिसमें कि पेरेंट क्लास इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लासेस कौन सी होती हैं? चाइल्ड क्लासेस होती हैं, जो पेरेंट पे डिपेंड कर रही होती हैं। वो जो पेरेंट के अंदर फीचर्स, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, उन सारी चीजों को इनहेरिट कर रही होती हैं चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, इसी तरह अगर कोई फीचर ऐसा है जो कि पेरेंट क्लास ने इंप्लीमेंट किया होता है तो आप इनहेरिट करके उसको चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। तो कोड की रीयूजेबिलिटी भी हो रही होती है यहां पर। सिमिलरली हमारे पास एक कंपोजिशन का रिलेशनशिप होता है। कंपोजिशन के रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास के साथ टाइटली कपल्ड होती है, और वो दोनों क्लासेस एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकेंगी, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल दी मैंने कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर हैज अ सीपीयू, ह्यूमन सिस्टम की एग्जाम्पल है ह्यूमन हैज अ ब्रेन, ह्यूमन हैज अ हार्ट। ठीक है, इसी तरह हाउस और रूम की एग्जाम्पल है। क्या कोई हाउस रूम्स के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है? तो वो तो फिर हाउस ही नहीं रहेगा ना। अगर रूम्स ही खत्म कर दिया तो फिर वो हाउस थोड़ी कहलाएगा, वो तो फिर कुछ और चीज बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से रूम्स जो हैं विदाउट हाउस नहीं हो सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि जी मैं बोलूं जी मेरा हाउस नहीं है कोई भी, लेकिन मेरा किचन है और मेरा रूम है, तो भाई वो तो फिर हाउस कहलाएगा ना। तो ये हाउस और रूम का रिलेशनशिप है, ये भी टाइटली कपल्ड है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, फिर एग्रीगेशन हमने बताई। एग्रीगेशन क्या है? लूज कपलिंग है। यानी कि अगर फर्ज कर लें लाइब्रेरी हैज अ बुक्स, तो लाइब्रेरी का और बुक्स का जो रिलेशनशिप है वो एग्रीगेशन है, वो एक लूजली कपल्ड रिलेशनशिप है। टीम एंड प्लेयर्स का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, वो एक लूजली कपल्ड है। स्कूल एंड टीचर्स का रिलेशनशिप बताया, वो एक लूजली कपल्ड है। एसोसिएशन बताई कि दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो उनको भी आप आपस में इंटरेक्ट करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं? वो एसोसिएशन के थ्रू करा सकते हैं। यानी डॉक्टर हैज अ पेशेंट, इसी तरीके से ड्राइवर हैज अ व्हीकल। तो ये सारे रिलेशनशिप्स हम क्यों बना रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? ताकि हम वही अपनी बेस थ्योरी, यानी कि हम जिस तरह से एक रियल लाइफ के अंदर अपने डिफरेंट रोल्स के अंदर अपने डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, रियल लाइफ के अंदर नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप के अंदर, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन चीजों को हम प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसलिए हर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स रखे जाते हैं, उसकी सपोर्ट रखी जाती है, और हर हाई लेवल लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ताकि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें उस तरह से जिस तरह से वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसी तरह से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी ये फीचर सेट देती है कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कितनी आसानी पैदा हो गई। आप जिस तरह से रियल वर्ल्ड में सोचते हैं, आपने उसी तरह से प्रोग्राम के अंदर सोचना है। रियल वर्ल्ड के सिनेरियो को मैप करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस और उनके रिलेशनशिप्स के अंदर। ठीक है, तो हमने यहां तक थ्योरी कवर कर ली है रिलेशनशिप की। अब हम क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स इसकी हो सकती हैं। मैं आपको चंद एक एग्जाम्पल देता हूं हर रिलेशनशिप की। इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल में आपको कंपोजिशन की बताऊंगा, एक एग्जाम्पल में आपको एग्रीगेशन की दूंगा, एक एग्जाम्पल में आपको एसोसिएशन की दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, देखें टाइम को सेव करने के लिए हम करते ये हैं कि मैंने एक क्लास बनाई व्हीकल के नाम से। क्लास व्हीकल है, इसमें मैंने दो एट्रीब्यूट्स या दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ली हैं, दो प्रॉपर्टीज ली हैं। एक नेम है, उसको इनिशियलाइज किया नन से, एक कलर है, उसको इनिशियलाइज किया नन से। फिर जो पहला मेथड मैंने बनाया इस क्लास के अंदर व्हीकल के अंदर, हम जो सिस्टम बना रहे हैं बेसिकली, हम बेसिकली क्या करके आ रहे हैं, व्हीकल सिस्टम, इन व्हीकल सिस्टम, व्हीकल in this system, vehicle is a parent class and car, plane, child classes, ये child classes। ठीक है, ये हमारी child classes है। अच्छा जी, तो व्हीकल की हमने क्लास बनाई पेरेंट क्लास, ये हमारी पेरेंट क्लास है, या इज अ रिलेशनशिप के अंदर ये सबसे टॉप क्लास है, ये सबसे टॉप क्लास है इज अ रिलेशनशिप के अंदर, ये सबसे टॉप क्लास है इज अ रिलेशनशिप के अंदर। इसी को जेन स्पेक मॉडल भी कहा जाता है। एक और आपको टर्म बताता हूं मैं, इसको अक्सर थ्योरीज की बुक में इसको जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। इसी चीज को, इसी को जेन स्पेक मॉडल भी कहा जाता है। और इसको बड़ा कर, सॉरी, जेन स्पेक मॉडल, इसको मैं यहां पे आपको अलग से करके दिखाता हूं। या जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसी को हायरार्की भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट हायरार्की। इसी को ऑब्जेक्ट हायरार्की भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये हायरार्की भी कहलाती है और क्लास और ऑब्जेक्ट हायरार्की। ठीक है जी, इसी को क्लास और ऑब्जेक्ट हायरार्की भी कहा जाता है। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन मॉडल इज अ रिलेशनशिप, सॉरी सॉरी सॉरी, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन मॉडल, ये सारे एक ही चीज के नाम है। जब भी ये वर्ड यूज हो, ये इस तरह से जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन समझ जाइएगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात हो रही है। जब भी हायरार्की की बात करें फौरन समझ जाइएगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात हो रही है। जब भी इज अ रिलेशनशिप की बात करें फौरन समझ जाइएगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात हो रही है, इनहेरिटेंस की बात हो रही है। ये सारे सारे नाम जो इज अ रिलेशनशिप, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, क्लास और ऑब्जेक्ट हायरार्की, ये सारे नाम किस चीज के, इनहेरिटेंस के। ठीक है, तो ये हम जब एक एग्जाम्पल करेंगे व्हीकल वाली, तो इससे हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 ये है, जो चीज समझने की वो ये है कि जब आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर ऊपर जाते हैं, बॉटम टू अप जाते हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो रही होती है। ये एक और कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया है कि पेरेंट क्लास इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, लेकिन चाइल्ड क्लास इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती। तो जैसे जैसे आप बॉटम अप अप्रोच के थ्रू इज अ रिलेशनशिप के अंदर टॉप पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो डिपेंडेंसी खत्म हो रही होती है, कम हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर आप, या इज अ रिलेशनशिप के अंदर टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं, तो डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। जो क्लासेस बन रही होती हैं नीचे, जितना बॉटम पे बन रही होंगी, वो उतनी डिपेंडेंट होंगी अपर क्लासेस के ऊपर, ऊपर वाली क्लासेस के ऊपर, टॉप क्लासेस के ऊपर। ठीक है,
तो ये भी चीज याद रखिएगा, ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो थ्योरेटिकल इसके फंडामेंटल बेसिस हैं, ये इसकी फाउंडेशंस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग की, ठीक है। तो जब आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो इन चीजों का ख्याल रखेंगे। एनीवे, अब हम आते हैं दोबारा से एग्जांपल की तरफ। तो ये सारे नाम इनहेरिटेंस के, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, मॉडल। तो जनरलाइजेशन कहां पर हाई होगी? जनरलाइजेशन सर टॉप क्लासेस में हाई होगी। स्पेशलाइजेशन कहां पर हाई होगी? स्पेशलाइजेशन जो सबसे लोअर क्लास होगी वो उस सबसे ज्यादा स्पेशलाइज क्लास होगी। तो जिसका मतलब ये हुआ कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं इज आर रिलेशनशिप के अंदर, तो स्पेशलाइजेशन हाई होती है, जनरलाइजेशन डिक्रीज होती है। और जब हम बॉटम टू अप जाते हैं इज आर रिलेशनशिप के अंदर, तो जनरलाइजेशन हाई होती है, स्पेशलाइजेशन कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये इस तरह से इसको याद किया जाता है, ठीक है। तो हायरार्की में जितना हम ऊपर जाएंगे जनरलाइजेशन को इंक्रीज करेंगे सर, हायरार्की में जितना ज्यादा हम डाउन जाएंगे स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है। ये बहुत, मैं आपको समरी इसके की पॉइंट्स बता रहा हूं, ये वो पॉइंट्स हैं कि जब आप पूरी मुकम्मल थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर ये समरी आपको निकल के सामने आएगी, लेकिन ये बिल्कुल फंडामेंटल की पॉइंट्स हैं, यानी इसका जिसे कहते हैं ना नुक्ता मास का, जिसको कहते हैं ना सेंटर पॉइंट जो है वो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि सेंट्रल आइडिया ये है, ठीक, ये समझ में आ गई। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। व्हीकल पे आए, क्लास व्हीकल में आए, आपने दो एट्रीब्यूट्स ले लिए, नेम। ये अब मैं ये क्या बना रहा हूं? ये मैं जर्नलाइज क्लास बना रहा हूं, ये मैं जर्नलाइज यानी टॉप क्लास बना रहा हूं, टॉप क्लास। हायरार्की में सबसे टॉप के ऊपर व्हीकल की क्लास होगी, क्योंकि मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूं। इसी को बेस क्लास भी कहा जाता है, इसी को बेस क्लास भी कहा जाता है। जो पेरेंट क्लास होती है उसी को बेस क्लास भी कहते हैं, इसको जर्नलाइज क्लास भी कहते हैं। और अब ये मैंने बनाई नन नन। अच्छा जी, फिर मैंने जाहिर है हर क्लास के अंदर जो जो फर्स्ट मेथड होता है, हर क्लास का जो पहला मेथड होता है वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये मैंने बताया था। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सबसे पहला मेथड जो कॉल होगा वो कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टर का मेथड होगा जो कॉल होगा। ये क्या करता है कंस्ट्रक्टर? भाई ये कंस्ट्रक्टर ये करता है, जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास itself. Class is nothing, just a description of the object, just a specification of the object, just a blueprint of the object. वो just एक स्पेसिफिकेशन है ऑब्जेक्ट की। क्लास को खाली में बोलोगे क्लास कोई डायनेमिक चीज है, कोई मेमोरी लेती है? नथिंग, कुछ नहीं लेती क्लास मेमोरी, ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता है। जब क्लास को लाइफ दी जाती है, उसको ब्रीथ दी जाती है, तब वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। यानी कि जब क्लास को आप एक्टिवेट करेंगे तब वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी। और क्लास कब एक्टिवेट होती है? जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप। ये है कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इटसेल्फ क्लास इज नथिंग, जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर ये मेथड्स होंगे, उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। जब हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं देन वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके अंदर एक लाइफ आ जाती है, उसके अंदर सांस आ जाती है, उसके अंदर ब्रीथिंग साइकिल उसके एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको मेमोरी मिल जाती है, उसको प्रोसेस मिल जाता है, उसको सीपीयू मिल जाता है। समझ रहे बात? तो इसको इस तरह से समझना है। तो अब आपके पास क्या हुआ? क्लास है आपके पास व्हीकल, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एंड कलर। डेफिनेशन उसकी कंस्ट्रक्टर, जिसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प आउट करेगा, मेमोरी एलोकेट करवाएगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा कंस्ट्रक्टर। और वेरिएबल्स को, क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर देगा ऑब्जेक्ट के। फिर हमने उसके अंदर एक मेथड बनाया शो व्हीकल का, ये मेथड बनाया हमने इस क्लास के अंदर, व्हीकल के अंदर। और हमने क्या कर रहे हैं? सेल्फ डॉट नेम और उसकी जो प्रॉपर्टीज उनको प्रिंट कर रहे हैं, सेल्फ डॉट कलर को और सेल्फ डॉट नेम को व्हीकल के, ये प्रिंट कर रहे हैं हम इस तरीके से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेके। इसी क्लास व्हीकल के अंदर हमने एक और मेथड बनाया, उसका नाम मूव रखा। भाई क्लास है वो, जो व्हीकल है मूव भी करेगी, व्हीकल कैन मूव। सिंपल, हम रियल वर्ल्ड से देख रहे हैं चीजों को और उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहां लिख रहे हैं। फिर ये हमने बताया था कि लास्ट क्लास के अंदर कि हर क्लास का जैसे कंस्ट्रक्टर होता है, उस क्लास के अंदर एक डिस्ट्रक्टर भी होता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टर। तो जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है या प्रोग्राम एग्जिट कर रहा होता है तो वो अपनी मेमोरी रिलीज करता है, तो वो डिस्ट्रक्टर के मेथड को कॉल करता है। तो जो सबसे आखिरी मेथड होता है जब प्रोग्राम एग्जिट कर रहा होता है या ऑब्जेक्ट की लाइफ खत्म हो रही होती है, तो ये डिस्ट्रक्टर का मेथड कॉल होता है। और इसको कौन कॉल करता है? इसको सर गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि गार्बेज कलेक्शन क्या होती है। गार्बेज कलेक्शन, ये जितनी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा, पाइथन, सी शार्प, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं जिसको गार्बेज कलेक्शन कहा जाता है। गार्बेज कलेक्शन क्या करता है? आपको इस चीज से आजाद कर देता है
कि आप मेमोरी की एलोकेशन और डी एलोकेशन जो है वो प्रोग्रामर के हाथ में दे दें। नहीं, प्रोग्रामर तो भूल भी सकता है ना। अगर प्रोग्रामर किसी रिसोर्स को रिलीज करना भूल गया, किसी रिसोर्स को क्लोज करना भूल गया, किसी फाइल को ओपन छोड़ दिया, फाइल को क्लोज नहीं किया, नेटवर्क कनेक्शन को ओपन छोड़ दिया, क्लोज नहीं किया, सॉकेट को ओपन छोड़ दिया, क्लोज नहीं किया, तो वो तो मेमोरी चौक हो जाएगी आपकी। वो जब तक रिसोर्स ओपन रहेगी वो मेमोरी ऑक्यूपाई करके बैठा रहेगा, वो प्रोसेस अलाइव रहेगा, वो तो फैंटम हो जाएगा प्रोसेस, वो तो ऑर्फन प्रोसेस हो जाएगा, वो तो मेमोरी लीकेज के इशू आएंगे फिर आपको। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए जावा ने, सी शार्प ने और पाइथन ने, या जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस अब बनती हैं, उसमें एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसको कहते हैं गार्बेज कलेक्शन, जो कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस बाकी नहीं रहता, आपने सारी चीजें उसकी क्लोज कर दी, तो ये मेमोरी क्लीनअप का काम कर रहे होते हैं। क्या काम कर रहे होते हैं? मेमोरी क्लीनअप का। ऑटोमेटेड मेमोरी क्लीनअप मैकेनिज्म है बेसिकली, ऑटोमेटेड मेमोरी क्लीनअप मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टर जब आपका कॉल होता है तो उसके बाद गार्बेज कलेक्शन कॉल होता है, और वो ऑब्जेक्ट्स ने जो मेमोरी ली होती है उसको वो ऑक्यूपाई, उसको रिलीज कर देता है। फिर हमने एक बताया था कि एक मेथड होता है एसटीआर का मेथड, या इसको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मेथड कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जो होती है, अगर आप ये मेथड अपने क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते तो डिफॉल्ट उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट की प्रिंट हो जाती है, वो मेमोरी एड्रेस होता है उसका जो प्रिंट होता है। ये मैंने बताया भी था लास्ट क्लास के अंदर। एनीवे, हमने ये 4 मेथड जनाब डिफाइन कर दिए हैं अपनी व्हीकल क्लास के अंदर। ही हमने एक पेरेंट क्लास बनाई व्हीकल, और उसको हमने इस तरह से लिखा, उसके अंदर हमने 2 एट्रीब्यूट्स रखे, नेम का और कलर का। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बल्कि मैं इस चीज को सारे को कमेंट ही कर देता हूं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई कार की। अब मैंने क्या किया, वो कार की क्लास बनाई जो मैंने यहां पे पिक्चर में ड्रॉ की थी। व्हीकल मैंने बताया था ना, कार इज अ व्हीकल, तो ये व्हीकल तो मैंने बना ली पेरेंट क्लास। अब मैं चाइल्ड क्लास बनाने जा रहा हूं पहली, उसका नाम है क्या, कार। जब मैं कार की क्लास बना रहा हूं तो मैं उसको किस तरह से लिखूंगा, कार, और आगे क्या लिखूंगा, आगे उस पेरेंट क्लास का नाम लिखूंगा जिससे मैं इसको इनहेरिट, यानी जिसका मैं इसको चाइल्ड बनाना चाह रहा हूं। मैं इसको व्हीकल का चाइल्ड बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने कार को व्हीकल का चाइल्ड बना दिया। ये जो मैंने सेंटेक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, इट मींस कार इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ व्हीकल। व्हीकल इज अ बेस क्लास और पेरेंट क्लास। ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिखी है, क्लास कार इज इक्वल टू व्हीकल, इसका मतलब क्या हुआ कि कार जो है वो अब चाइल्ड क्लास बन गई है, चाइल्ड क्लास बन गई है, इज अ क्लास बन गई है, किसकी, व्हीकल की। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये बताया था कि व्हीकल जब कोई भी चाइल्ड क्लास बनता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्म होती है, तो चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ये हमने बताया था अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैंने कार की क्लास बनाई है वो क्या करेगी, वो व्हीकल की क्लास से जो कि उसका पेरेंट है, इन तमाम मेथड्स को इंक्लूडिंग इन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर अपने पास इनहेरिट कर लेगी, अपने पास ले आएगी, और इन एट्रीब्यूट्स को भी जो नेम के और कलर के हैं इनको भी, तो ये ले आएगी अपने पास। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि ऊपर से जो मेरे पास यहां पर कार की क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ गए, कौन कौन से, वो आ गया, नेम आ गया, कलर आ गया, ये तो आ गया मेरे पास यहां पर। इसके अलावा भी मैं कार की क्लास के अंदर उसके अपने भी एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं। अगर कोई उसके अपने भी कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं तो हम वो भी रख सकते हैं। तो वो हमने कैसे रखे, हमने बताया कि जी उसके अंदर एक मॉडल का एट्रीब्यूट है, एक रजिस्ट्रेशन ईयर का एट्रीब्यूट है, एक टाइप का एट्रीब्यूट है, कार किस टाइप की है भाई, कि एसयूवी है, किस तरह की कार है, ठीक है, हैचबैक है या फिर सुजुकी है, क्या है, किस तरह की कार है, तो ये टाइप उसके अंदर आ गई। तो कुछ इस चाइल्ड क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं, और कुछ इसने अपने पेरेंट से इनहेरिट किए हैं, यानी कि नेम को इनहेरिट किया और कलर को इनहेरिट किया है। पेरेंट क्लास के अंदर मैंने यही 2 एट्रीब्यूट डिफाइन किए ना, नेम और कलर, ये इसने यहां से इनहेरिट किए। फिर मैंने क्या किया, इस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया।
जब मैं इस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, तो जब मैं इस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो उसके अंदर मैं ये वाले एट्रीब्यूट जो चाइल्ड क्लास के हैं वो तो डिफाइन करूंगा ही करूंगा, इसके अलावा पेरेंट के भी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी डिफाइन करूंगा, जो पेरेंट के एट्रीब्यूट्स हैं जो मेरे पास इनहेरिट होके आए हैं, क्योंकि मैं एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो पेरेंट क्लास के जो दो एट्रीब्यूट्स थे वो भी लिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, और मैंने ये तीन एट्रीब्यूट्स नए भी इस चाइल्ड क्लास के अंदर ऐड किए, तो वो भी मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ले लिए। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये पता है कि कलर और नेम जो है ये तो मेरे पास पेरेंट क्लास से आ रहा है, तो पेरेंट क्लास के इसके इसके कंस्ट्रक्टर में जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो बेसिकली कंट्रोल मेरा प्रोग्राम का यहां आएगा ना, इस इनिट में आएगा। तो जब इस इनिट में इस कंस्ट्रक्टर में आएगा तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक करवा रहा हूं, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कराने का तरीकेकार चाइल्ड क्लास में रहते हुए ऐसा है कि उसके लिए आप सुपर का मेथड कॉल करते हैं। क्या करते हैं कॉल, एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है सुपर, जो कि पेरेंट को, किसके पेरेंट को, इस कार क्लास के पेरेंट को के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सुपर का मतलब यह है कि इस कार का पेरेंट जो भी होगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कार का पेरेंट कौन है, व्हीकल, तो व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि ये कॉल होगा। सही है, ये है। तो मैंने जब सुपर लिखा, सुपर का मतलब है इस चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो भी है, इस चाइल्ड क्लास का पेरेंट जो भी है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो। तो मैंने जब सुपर लिखकर और इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो मुझे पता है कि मैंने इसके पेरेंट यानी व्हीकल में एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ जो दो एट्रीब्यूट्स लेता है। जो कितने एट्रीब्यूट्स लेता है, जो दो एट्रीब्यूट्स लेता है, कलर और नेम, ऐसे ही है। तो मैंने वो दो एट्रीब्यूट्स देके इसके कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया। तो अब ये जो दो एट्रीब्यूट्स होंगे ये मैंने यहां पे इनिशियलाइज नहीं करा है। आप ये देखें, इस चाइल्ड क्लास के अंदर ये दो एट्रीब्यूट्स नहीं इनिशियलाइज करा है, ये मैंने इनको इनिशियलाइज करने के लिए, इन दो एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए, इनको वैल्यू असाइन करने के लिए इनिशियल वैल्यू मैंने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल किया। तो ये मैंने कोड की रीयूजेबिलिटी कर ली। अब मुझे बार बार ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट इसको कॉल दूंगा और ये इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू, पेरेंट के थ्रू भी ये मेरा जो वेरिएबल्स हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट की, वो इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो ये एक बेनिफिट हमें मिल रहा है यहां पर। फिर मैंने जो इस चाइल्ड क्लास के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन किए थे जो कि पेरेंट में मौजूद नहीं है, जो सिर्फ स्पेसिफिक टू कार हैं, उनको भी मैंने इनिशियलाइज कर लिया इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर में टोटल काम वेरिएबल्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑब्जेक्ट की क्लास के एट्रीब्यूट्स को, प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने का होता है। ठीक है, फिर मैंने ये किया कि शो व्हीकल का मेथड कॉल किया। शो व्हीकल का मेथड तो मैंने यहां पर भी कॉल किया हुआ है। तो अब यहां पर फिर मैंने क्यों कॉल किया, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं अभी। तो मैंने सेम नेम का मेथड बनाया चाइल्ड क्लास के अंदर जैसा कि पेरेंट क्लास के अंदर था। ठीक है, और उसके अंदर फिर उस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, सुपर डॉट करके, अब जैसे मैंने अभी बताया था ना कि सुपर डॉट, सुपर, और यानी इस तरह से सुपर और मेथड साइन बनाकर इस तरह से आप उसके किसी भी चाइल्ड के पेरेंट को कॉल कर सकते हो, उसके मेथड को कॉल कर सकते हो। तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हो। तो मैंने इस चाइल्ड क्लास व्हीकल के मेथड शो व्हीकल को कॉल किया। ठीक है, और बेसिकली मैंने शो व्हीकल में यहां कंट्रोल आएगा, और कंट्रोल होने के बाद इस तरह से व्हीकल का नाम प्रिंट होगा और उसका कलर प्रिंट होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसमें एक और मेथड कॉल किया मूव का। ये मेथड भी हमारे पास जो हमारी क्या कहते हैं व्हीकल है उसमें मौजूद है, ये मेथड भी मौजूद है। तो मैंने इसको चाइल्ड में भी बनाया। तो मैं ये रीजन बनाता हूं, मैं बताता हूं आपको कि मैं सेम नाम के मेथड जो कि मेरे पास पेरेंट क्लास में मौजूद है वो चाइल्ड क्लास में क्यों बना रहा हूं। ये एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी ऊप का एक कॉन्सेप्ट है। मैं भी आपको बताता हूं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, इस वक्त मैंने जो ये थर्ड क्लास है प्लेन की, इसको मैं इस वक्त ख़त्म कर रहा हूं, बल्कि मैं क्योंकि सिंप्लीफाई करना चाहता हूं मैं चीज़ों को, वरना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, ऐसा नहीं हो मिक्स ना हो जाए सारे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक रहते हैं और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को देखते हैं। बाकी एग्रीगेशन, एसोसिएशन और कंपोजिशन फिर हम ये कल देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, एक क्लास है व्हीकल और उसकी एक चाइल्ड क्लास कार है। उसमें मैंने कुछ उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट लिए, कंस्ट्रक्टर लिया जिसमें मैंने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल किया।
फिर मैंने एक शो व्हीकल का मेथड लिया, ये मेरे पेरेंट क्लास में भी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा मूव का मेथड लिया, ये भी पेरेंट क्लास में मौजूद है। तो अब हम इस प्रोग्राम को ज़रा चलाते हैं, देखें तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर आया और मैंने क्लास को डिफाइन कर लिया, व्हीकल की क्लास को डिफाइन कर लिया, उसकी चाइल्ड क्लास कार को डिफाइन कर लिया और उसके अंदर दो मेथड बनाए मैंने, शो व्हीकल और मूव के, जो कि पेरेंट क्लास में भी डिफाइन है, ये दोनों मेथड पेरेंट क्लास में। और मैंने उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल किया विद दीज टू एट्रीब्यूट्स, कलर और नेम, जो मेरे पास पेरेंट से इनहेरिट हो रहे हैं। यहाँ पर ये चाइल्ड में डिफाइन नहीं है लेकिन इनहेरिट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर कार का कॉल किया। जब मैंने कार के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, क्लास कार का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यानी इस चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कॉल, जिसमें पहला जो एट्रीब्यूट होता है किसी भी मेथड के अंदर वो सेल्फ कहलाता है। ये आपने सेल्फ ही पास करना है। जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में करते हैं तो उसमें कोई भी मेथड अगर आप डिफाइन करते हैं तो उस मेथड का जो पहला एट्रीब्यूट होता है या पहला पैरामीटर जो होता है वो सेल्फ कहलाता है। वो करंट क्लास का रेफरेंस होता है, वो करंट या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। उसको आप कह सकते हो कि ये जो भी करंट ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो भी करंट क्लास है उसके इंस्टेंस को शो करता है, ठीक है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा वो उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस कहलाएगा, वो उस क्लास का इंस्टेंस कहलाएगा, वेरिएबल, ठीक है। तो सेल्फ जो है वो करंट क्लास का इंस्टेंस कहलाता है, ठीक है, या करंट ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट भी कॉल कर रहा है उसका वो रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, उसका रेफरेंस कहलाता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहलाता है। तो ये आपने हर मेथड के अंदर, जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन के, तो उसके अंदर जो पहला पैरामीटर, और पहला होगा, ये ऐसा नहीं कह सकते सेल्फ को मैं एंड में डिफाइन कर रहा हूं, पहले मैं कुछ और डिफाइन कर रहा हूं, जैसे मैंने दिया नेम दिया फिर मैं उसके बाद, नहीं 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 नहीं, नहीं। पहला हमेशा ऑलवेज फर्स्ट जो मेथड होगा, सॉरी फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो आपके पास ऑब्जेक्ट का, उस करंट ऑब्जेक्ट का जिसके लिए वो मेथड कॉल किया जा रहा है, उसका रेफरेंस होगा जो आप क्लास में पास करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि जनाब हमने ये कर बनाया, अब हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया चाइल्ड क्लास का। तो पहला आपके पास कार है, ये आपने जो चाइल्ड क्लास बनाई उसका आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये कंस्ट्रक्टर ये रहा। उसमें सेल्फ का मेथड पहला होगा, पैरामीटर पहला होगा, उसके बाद कलर होगा, नेम होगा, मॉडल होगा, रजिस्ट्रेशन ईयर होगा और टाइप होगी, यानी टोटल 5 पैरामीटर्स आप पास करेंगे, सही है। जब आप पास करते हैं तो उस वक्त सेल्फ को पास नहीं करते, सेल्फ को नहीं डिफाइन करते। जब आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं तो सेल्फ को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स पास होंगे, 1 2 3 4 5। तो पहला पहला क्या था, कलर, कलर, ये फर्स्ट कलर है। दूसरा नेम है गाड़ी का नाम क्या है, गाड़ी का नाम है जनाब सुजुकी स्विफ्ट। तीसरा एट्रीब्यूट है उसका रजिस्ट्रेशन, मॉडल क्या है, मॉडल जो है उसका 2020 है और रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है 2024। और गाड़ी की टाइप क्या है, कार की टाइप क्या है, कार की टाइप जनाब हैचबैक, तो ये हैचबैक टाइप हो गई इसकी, ठीक। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 1। अब हमने इसका ऑब्जेक्ट 1 का एक मेथड कॉल कर रहे हैं शो व्हीकल के नाम से। ये जो शो व्हीकल के नाम से हम मेथड कॉल करेंगे, ये क्या कर रहा है, अपने पेरेंट क्लास के सुपर के थ्रू क्या कर रहा है, अपने पेरेंट क्लास के शो व्हीकल को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसके पेरेंट क्लास के शो व्हीकल में क्या हुआ है, इसके पेरेंट क्लास के शो व्हीकल में लिखा हुआ है कि जो भी आपने नाम सेट किया है, यानी नेम के एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू हुई है, व्हीकल नेम और आगे उसके नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रिंट हो जाए, एंड कलर और उसका कलर प्रिंट हो जाए। तो हमने चाइल्ड क्लास में रहते हुए पेरेंट क्लास के वेरिएबल को, नेम और कलर को क्या सेट किया, यहां पर ये देखें, नेम और कलर क्या सेट किए हैं, मैंने नेम और कलर ये सेट किए हैं, व्हाइट रखा है मैंने, ये मैंने कलर सेट किया है, व्हाइट कलर सेट किया है। सुजुकी स्विफ्ट मैंने नेम सेट किया है, ये देखें, ये कलर सेट किया है और ये नेम सेट किया है। और उसके बाद मैंने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया इस वैल्यू के साथ जो यहां इस चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में रिसीव हुई, कलर और नेम के साथ। तो ये वैल्यू सेट हो गई इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट के लिए, किसकी हेल्प से, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ये कलर और नेम सेट हो गए हमारे, ठीक है। ये कलर और नेम को सेट करने के लिए मैंने अलग से कोई मेथड नहीं लिखा कार की क्लास के अंदर, बल्कि मैंने इसके पेरेंट के मेथड को, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और क्योंकि उसमें ये दोनों एट्रीब्यूट सेट हो रहे थे तो मैंने उसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए, यानी यहां पे इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए ये वेरिएबल मैंने सेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया कि शो व्हीकल कॉल किया,
पेरेंट का शो व्हीकल कॉल होगा। फिर मैंने ऑब्जेक्ट वन मूव कॉल किया, तो अब जब मैंने ऑब्जेक्ट वन मूव का मेथड कॉल किया, तो जब मैंने ऑब्जेक्ट वन मूव का मेथड कॉल किया तो यहां पर इसके पेरेंट में भी ऑब्जेक्ट वन मूव का मेथड है, उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हीकल्स कैन मूव। लेकिन यहां पे चाइल्ड क्लास में जो मैं मूव का मेथड कॉल कर रहा हूं उसमें लिखा हुआ है वी कैन ड्राइव कार्स। तो कौन सा मेथड कॉल होगा, जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम सिग्नेचर, ये याद रखिएगा, सेम सिग्नेचर बोल रहा हूं। सेम सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सॉरी, सेम नेम और सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स के मेथड अगर आपकी चाइल्ड में एग्जिस्ट इन चाइल्ड इन पेरेंट, इन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, then the method of child will be executed using the concept method overriding। तो चाइल्ड क्लास का मेथड जो है वो ओवरराइड कर जाएगा किसको, पेरेंट क्लास के मेथड को। ये याद रखिएगा, अगर आप सेम नेम का मेथड डिफाइन करें चाइल्ड में और पेरेंट क्लास में, और दोनों के पैरामीटर्स भी सेम हो, नाम भी सेम हो, और जब आप कॉल करें ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो मेथड कॉल करेंगे, तो कभी भी पेरेंट का मेथड कॉल नहीं होगा बल्कि चाइल्ड का मेथड कॉल होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेथड ओवरराइडिंग। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो अब हम इस जरा प्रोग्राम को चलाते हैं। तो देखिए प्रोग्राम चल गया आपका। सबसे पहले क्या हुआ, व्हीकल नेम सुजुकी स्विफ्ट एंड कलर व्हाइट, ये प्रिंट हुआ। ये किसने प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, सबसे पहले कार का ऑब्जेक्ट बना। फिर उसके बाद शो व्हीकल ने क्या किया, शो व्हीकल ने इस ओवरराइडिंग करते हुए इस चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल किया। यहां पर भी मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। इस ओवरराइडिंग करने के बाद ये चाइल्ड क्लास के मेथड में तो आ गया, लेकिन ये चाइल्ड क्लास का मेथड क्या कर रहा है, अपने पेरेंट क्लास के शो व्हीकल को कॉल कर रहा है। तो अपने पेरेंट क्लास के शो व्हीकल पे आ गया, ये आ गया अपने पेरेंट क्लास के शो व्हीकल पे। जब आप अपने पेरेंट क्लास के शो व्हीकल पे आए तो आपके पास नेम की जो वैल्यू थी वो क्या थी, नेम की वैल्यू थी सुजुकी स्विफ्ट। तो देखिए सुजुकी स्विफ्ट प्रिंट हो गया। आपने कलर क्या चूज किया था जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वो किया था आपने व्हाइट, तो व्हाइट प्रिंट हो गया। एंड कलर व्हाइट, ये प्रिंट हो गया, क्योंकि आपने शो व्हीकल के अंदर पेरेंट क्लास में क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ना, व्हीकल नेम सुजुकी स्विफ्ट एंड कलर। कलर में क्या लिखा हुआ है, जो भी कलर की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी व्हाइट। ठीक, तो वो प्रिंट हो गई। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, फिर आपने लिखा वी कैन ड्राइव, क्योंकि शो व्हीकल के बाद आपने जो मेथड कॉल किया वो मूव का मेथड किया। फिर दोबारा से मूव का मेथड कॉल किया। अब मूव का मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास में भी मौजूद है और पेरेंट क्लास में भी मौजूद है। तो किसका मेथड कॉल होगा, तो चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो चाइल्ड क्लास का बनाया है और सेम नेम का मेथड है, तो फिर क्या होगा, आपके पास मेथड ओवरराइडिंग होगी और ये मूव का मेथड ये कॉल हुआ। तो देखें क्या प्रिंट हुआ मैसेज, वी कैन ड्राइव कार्स, वी कैन ड्राइव कार्स, वो यहां पर है। चाइल्ड क्लास के अंदर जो मूव का मेथड लिखा है वहां पे लिखा हुआ है व्हीकल्स कैन मूव, ये तो प्रिंट नहीं हुआ ना, प्रिंट तो ये हुआ है जो चाइल्ड क्लास का मेथड था। तो जो स्पेशलाइज क्लास थी उसका मेथड कॉल हुआ। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने प्रिंट कराया इस ऑब्जेक्ट को। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया तो अब देखें क्या हुआ, अब देखें क्या हुआ। अब मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर कोई भी str का मेथड डिफाइन नहीं किया हुआ। हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट होती है। तो देखें ये कि मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर कोई भी str का मेथड डिफाइन नहीं किया हुआ। तो अब क्या होगा, ये तो चाइल्ड क्लास के अंदर तो मेथड ही कोई नहीं डिफाइन हुआ हुआ str का, तो अब क्या होगा, अब तो ये होना चाहिए था कि इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, जो इसकी डिफॉल्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रिंट होती, लेकिन क्या प्रिंट हुआ,
आई एम कस्टम स्ट्रिंग इन पेरेंट, ये क्यों प्रिंट हुआ भाई? तो इससे पता यह चला कि अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट की डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, चाइल्ड क्या करेगा, अपने पेरेंट के स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन को कॉल कर लेगा और ये मैसेज प्रिंट हुआ, ये मैसेज प्रिंट हुआ, आई एम कस्टम स्ट्रिंग इन पेरेंट। ठीक है, तो ये पता चला कि अगर कोई भी मेथड आप चाइल्ड में डिफाइन नहीं करेंगे तो वो अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। यानी कि जो इंप्लिसिट मेथड्स हैं लाइक कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड स्ट्रिंग, ये इंप्लिसिट मेथड हैं। ये तो आपके पास प्रोग्राम में आज जब आप एक क्लास बनाते हैं उसके अंदर ये इंप्लिसिटली मौजूद होते हैं, बाय डिफॉल्ट मौजूद होते हैं। तो जब आप किसी भी चाइल्ड क्लास के अंदर कोई डिफॉल्ट मेथड्स यानी कि कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर या फिर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के मेथड जो होते हैं वो डिफाइन नहीं करेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली अपने कंस्ट्रक्टर पेरेंट के अंदर ढूंढने जाएगा उन मेथड्स को और पेरेंट के अंदर से वो इंप्लीमेंटेशन लेके आ जाएगा। यही तो रिलेशनशिप है, यही तो वो रिलेशनशिप है जो हमने बिल्ड की है कार और व्हीकल के दरमियान। तो जब कार और व्हीकल के दरमियान पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बन गया तो हमने अभी तो बताया है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो कैन इनहेरिट मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास। तो उसने क्या करेगा, वो अपने पेरेंट से मेथड्स और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। तो अगर कोई मेथड उसको यहां नहीं मिलेगा तो वो अपने पेरेंट में ढूंढने जाएगा चाइल्ड, और पेरेंट के अंदर अगर वो मेथड यूज होगा तो वो उसको कॉल कर लेगा, उसको यूज कर लेगा। ठीक है, तो जब आपने प्रिंट ऑब्जेक्ट किया, यहां पर प्रिंट ऑब्जेक्ट किया ऑब्जेक्ट 1, तो ये स्ट्रिंग का मेथड ढूंढने गया ना अपने वहां पर, क्योंकि हमें पता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो उसका str का मेथड कॉल होता है। तो यहां पर उसको str का मेथड नहीं मिला कार में, तो उसने देखा कि मेरे पास कोई पेरेंट क्लास है, उसने बोला हां मेरे पास पेरेंट क्लास है। तो जब वो पेरेंट क्लास के पास गया तो पेरेंट क्लास में उसको str का मेथड मिल गया, तो उसने वही चीज प्रिंट कर दी, उसकी इंप्लीमेंटेशन को प्रिंट कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मैं पेरेंट क्लास से भी ये मेथड खत्म कर दूं, फर्ज कर लें ये मैंने खत्म कर दिया, अब क्या होगा, देखें अब क्या होगा। अब क्या किया, अब उसने डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन जो पाइथन ने दी है मेमोरी डंप की या मेमोरी स्ट्रिंग की, वो उसने प्रिंट कर दी। क्योंकि देखें जब उसको अपनी क्लास में नहीं मिला चाइल्ड को, यहां पर वो str का मेथड नहीं मिला, तो वो गया अपने पेरेंट के पास, उसने देखा मेरा कोई पेरेंट है, जी मेरा पेरेंट है व्हीकल है, वो ऊपर गया व्हीकल के पास, उसने बोला व्हीकल में कहीं str का मेथड है, उसको व्हीकल में भी अब कोई str का मेथड नहीं मिला। तो फिर वो पाइथन की जो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है वो उसके ऊपर चला गया और उसने इस तरह से मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर दिया ऑब्जेक्ट का, प्रिंट के मेथड ने। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन का फ्लो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई मेथड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर चाइल्ड क्लास में नहीं होगा तो चाइल्ड कहां जाएगा उस मेथड को ढूंढने के लिए, वो अपने पेरेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने आज मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स को पढ़ा और उसमें हमने एक एग्जाम्पल को देखा जो कि इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल थी, जिसमें हमने व्हीकल को और कार की क्लासेस को आपस में इनहेरिट किया। कार को हमने बनाया चाइल्ड क्लास, व्हीकल को हमने बनाया पेरेंट क्लास, उसमें हमने मेथड ओवरराइडिंग को देखा। हमने ये देखा कि किस तरीके से आप चाइल्ड क्लास में रहते हुए पेरेंट के मेथड को कैसे कॉल करेंगे, वो सुपर के थ्रू वो कॉल करना देखा हमने। ठीक है, जैसे ही हमने सुपर के थ्रू कॉल किया, इसी तरीके से हमने एट्रीब्यूट्स को देखा कि आप कुछ एट्रीब्यूट्स को पेरेंट क्लास में रखते हैं और कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स जो चाइल्ड स्पेसिफिक होते हैं वो चाइल्ड क्लास में डिफाइन करते हैं, उनको आपस में किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमने आज करके देख लिए। तो अब आपका करने का काम ये है कि आप जरा इस डायग्राम को जरूर याद कीजिएगा, देखिएगा, जो कुछ भी थ्योरी मैंने बताई है उसको समझने की कोशिश करें और कम से कम दो एग्जाम्पल आप कंपोजिशन की बनाएं, पेपर पे लिखें। कोई जरूरत नहीं है कोडिंग करने की, पहले पेपर पे लिखें, सोचें जरा, रियल वर्ल्ड से उठाएं एग्जांपल्स कि कौन कौन सी एग्जांपल्स आपको लगता है कि ये कंपोजिशन की एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर हैज अ सीपीयू, ह्यूमन हैज अ हार्ट, ह्यूमन हैज अ ब्रेन। आपको क्या लगता है लाइब्रेरी और बुक की जो आपस में एसोसिएशन है, आपस में जो लिंक है वो एग्रीगेशन का लिंक है, लूज कपलिंग है। आपको क्या लगता है डॉक्टर और पेशेंट का जो है आपस में एसोसिएशन है, किस तरह का एसोसिएशन है, लूज कपलिंग है। आपको क्या लगता है व्हीकल का कार के साथ, व्हीकल का प्लेन और बोर्ड के साथ जो रिलेशनशिप है वो इज अ रिलेशनशिप है, ये जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन है। जब हम हायरार्की में ऊपर टॉप पर जाते हैं तो जनरलाइजेशन इंक्रीज होती है, जब हायरार्की में नीचे डाउन की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड की तरफ आते हैं तो स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होती है। इसी चीज को हायरार्की कहा जाता है। हायरार्की का जब भी वर्ड यूज होगा हमेशा इनहेरिटेंस आएगी माइंड के अंदर। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का वर्ड जब भी यूज होगा हमेशा इनहेरिटेंस की बात हो रही होगी। इज अ रिलेशनशिप जब भी यूज होगा हमेशा इनहेरिटेंस की बात हो रही होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम मजीद कंपोजिशन, एसोसिएशन और एग्रीगेशन की एग्जाम्पल्स भी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।